नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माध्यम आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं अविनाश श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको जानकारी है, इस समय आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर के तिथि जारी की जा चुकी है आयोग के द्वारा और अब उन सभी प्रशिक्षार्थियों में या फिर उन सभी छात्रों में जो लंबे समय से इस परीक्षा के लिए अंतिम तिथि का इंतजार कर रहे थे, अंतिम रूप से उनके ही मांगों के अनुरूप आयोग को फैसला लेना पड़ा। यानी कि दोनों ही परीक्षाएं यानी कि हिंदी और जनरल स्टडीज की परीक्षाएं एक ही पाली में आयोजित की जाएंगी, यानी कि एक ही साथ दोनों परीक्षाओं का आयोजन होगा। और ऐसे में छात्रों को अपने भविष्य को लेकर के जो चिंता सता रही थी, उस चिंता का जो है एक तरह से समाधान हो रहा है। दोस्तों, आज माध्यम आईएएस के इस मंच से मैं अविनाश श्रीवास्तव शुरुआत कर रहा हूं आप सबके लिए अगले 100 दिनों की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए पीसीएस और आने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा को केंद्र में रखकर जनरल स्टडीज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के सेशन को। इस एमसीक्यू के सेशन का दोस्तों मूल उद्देश्य यही है कि आप इसके जरिए न केवल अपनी तैयारी को परख सकें बल्कि आने वाली परीक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कर पाएं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में हमारा जो पहला सवाल है, यहां एक बात और मैं आपसे बता देना चाहूंगा दोस्तों कि इस सेशन में हम लोग 3 चीजों को एक साथ फोकस करेंगे। यानी कि हम लोग बातें करेंगे इसमें जनरल स्टडीज के बारे में, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में और स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, पूछ रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। दोस्तों ध्यान दें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या मतलब होता है यह समझ लेना जरूरी होगा। एग्जैक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब एक तरह से इसी को हम लोग व्यपगत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। व्यपगत सिद्धांत का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यपगत सिद्धांत का अर्थ होता है, इसे एक तरह से राज्य हड़प नीति का नाम भी दिया गया है। इस राज्य हड़प नीति का उद्देश्य जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में उन राज्यों को अधिग्रहित कर लेने का था जिनके पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और उस उत्तराधिकारी के न होने पर उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेती थी। यानी कि वहां पर जो स्वायत्तता थी उस राज्य की, वो स्वायत्तता खत्म हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। निश्चित तौर पर इसके जरिए दोस्तों अगर बात की जाए अंग्रेजों ने, तो सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, इस राज्य को, इस रियासत को सबसे पहले विलय किया था। यानी कि जो प्रथम विलय किया गया राज्य था वो था सतारा महाराष्ट्र में, और अंतिम रूप से जो राज्य था वो राज्य था दोस्तों झांसी। यानी कि इसी झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ दो हाथ किए और उसमें वीर गति को प्राप्त हुई, और वहीं से एक कहावत चल निकली, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ प्रमुख अंग्रेज अधिकारियों ने अपने संस्मरणों में इस बात का वर्णन भी किया है दोस्तों कि उस समय लड़ रहे लोगों में सबसे बड़ा जो नाम आता है, सबसे बड़ा जो मर्दों की तरह लड़ने वाला व्यक्ति था, वो इकलौती रानी लक्ष्मीबाई ही थी। ध्यान दें दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई के इस झांसी को या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए सतारा को, संभलपुर, जैतपुर, इन सारे राज्यों को अंग्रेजों ने विलय कर लिया, और उसमें सबसे बड़ा और सबसे ऊपर जो नाम लिया जाता है दोस्तों, वो नाम लिया जाता है लॉर्ड डलहौजी का। यानी लॉर्ड डलहौजी वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए महारानी लक्ष्मीबाई या फिर अन्य रियासतों के विलय का काम किया, यानी उसे हड़पने का काम किया था। ठीक है, तो याद रखें इस क्वेश्चन में जो पहला आंसर लिया जाएगा दोस्तों, वो लिया जाएगा लॉर्ड डलहौजी का। वही दूसरी ओर अगर लॉर्ड वेलेस्ली की बात की जाए दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेस्ली जिस चीज के लिए फेमस है वो चीज थी उसकी सहायक संधि। किसके लिए फेमस था दोस्तों? वो फेमस था अपनी सहायक संधि के लिए। जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है सती प्रथा का उन्मूलन करने के लिए। यानी वर्ष 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, जिन्हें भारत में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, खासकर बांग्ला गद्य के भी जनक के रूप में उनको जाना जाता है, और अपने समाज सुधारक आंदोलन ब्रह्म समाज के माध्यम से भी उन्होंने बड़े स्तर पर सुधार कार्यों को अंजाम दिया। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई? ध्यान देने वाली बात दोस्तों कि गुप्त शासकों के बारे में हमें जो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है वो मूलतः पुराणों से प्राप्त होती है, और पुराणों की संख्या आपको पता है दोस्तों कि 18 है।
यानी कुल कितने पुराण हैं हमारे इतिहास में वर्णित? 18 पुराण हैं दोस्तों। और उसमें से जिस गुप्त शासक की बात हो रही, तो ध्यान देने वाली बात देखें दोस्तों कि गुप्त शासकों में जो संस्थापक शासक है उसकी बात करें तो वो नाम आता है दोस्तों श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त के बाद इसमें दूसरा नाम मिलेगा आपको घटोत्कच गुप्त का, और घटोत्कच गुप्त के बाद तीसरा जो राजा बनता है वो था चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के बाद नाम आएगा आपका समुद्रगुप्त का। तो ऐसे में दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो नाम है याद रखिएगा, इसी का बेटा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और इस अभिलेख के बारे में एक और बात याद रखें कि इसी अभिलेख में आगे चल करके हमें रानी का अभिलेख भी इसे कहने का मौका मिलता है, क्योंकि इसी अभिलेख में हमें अन्य रानियों में खासकर अशोक की बात करें तो अशोक की एक पत्नी कारुवाकी का भी जिक्र मिलता है। एक और बात दोस्तों, इन गुप्त शासकों में जो सही आंसर है वो आपका है समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त को उसके द्वारा जारी सिक्कों में, खासकर जो सिक्के वीणा प्रकार के सिक्के हैं, उन सिक्कों में उसे एक कवि के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहां पर वो एक बेहतरीन कवि भी था और कवि राज की उपाधि उसे प्राप्त हुई थी। उसकी कुछ और उपाधियों की बात कर लेना जरूरी होगा दोस्तों, जिसमें व्याघ्र पराक्रम और अप्रतिरथ जैसी उपाधियों का नाम लिया गया है। तो याद रखें ये दोनों उपाधियां दोस्तों जुड़ी हुई हैं समुद्रगुप्त से। ठीक है, अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किस शासक का नाम वर्णित है, उल्लेख है? देखिए दोस्तों, अभी मैंने जिस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात की, इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को वैसे तो प्राप्त किया गया था दोस्तों कौशांबी में, और कौशांबी से इसे इलाहाबाद ला करके इलाहाबाद के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित कराने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है मुगल सम्राट अकबर को। मुगल शहंशाह अकबर को यह नाम दिया जाता है। इसी अभिलेख में रानी कारुवाकी का भी नाम है, इसलिए इसका एक नाम रानी का भी अभिलेख पाया जाता है। दूसरी बात, इस अभिलेख को बनाने का जो श्रेय जाता है इलाहाबाद स्तंभ लेख के बात करें तो इलाहाबाद स्तंभ लेख को बनाने का श्रेय जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन को दिया जाता है दोस्तों। और यह अभिलेख जिस शासक का वर्णन करता है वो शासक आपका समुद्रगुप्त है। हर्षवर्धन की अगर बात करें तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से आता है, पुष्यभूति वंश से आता है, और मूल रूप से हर्षवर्धन को सबसे ज्यादा जाना जाता है उसकी दानशीलता के लिए। किस चीज के लिए दोस्तों हम जानते हैं इसे हम जानते हैं उसकी दानशीलता के लिए। तो जो सबसे सही आंसर माना जाएगा वो क्या आंसर माना जाएगा दोस्तों? वो आंसर माना जाएगा आपका समुद्रगुप्त का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? दोस्तों जब भी बात हड़प्पा सभ्यता की होती है तो हम बात करते हैं भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता की, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का जो है दर्जा प्राप्त है। यानी जिस समय लोग गुफाओं में और गर्त आवासों में रहने के आदी थे, उस दौर में सबसे पहले अगर एक निश्चित अनुपात की पक्की ईंटों से बने हुए घरों में कोई रहता था तो हड़प्पा वासी थे। और सबसे बड़ी बात कि हड़प्पा सभ्यता की विलुप्ति के बाद जो ग्रामीण सभ्यता नगरीय हुआ करती थी एक तरह से भारतीय सभ्यता, वो नगरीय सभ्यता अब क्या हो गई दोस्तों? ग्रामीण हो गई। कैसी हो गई दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता हो गई। तो यहां पर अभी भी इस सभ्यता के विलुप्त होने के कारण स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात यहां पर कि लोथल की बात करें दोस्तों तो लोथल जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था गोदीवाड़ा के लिए, यानी बंदरगाह के लिए। और इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग समुद्री यात्राओं के बारे में भी जानते थे या इससे वो परिचित थे। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन वहां से चूड़ियां मिली हैं दोस्तों, आपको याद होगा। धौलावीरा अपने जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है ये अपने जल निकासी व्यवस्था के लिए। और एक नाम नजर आ रहा है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों पाटलिपुत्र के बारे में आपको ये बात पता है कि पाटलिपुत्र जो था उसका संबंध मौर्य वंश से है और मौर्य वंश की राजधानी हुआ करता था। साथ ही साथ वर्तमान में इसी पाटलिपुत्र को हम लोग पटना के नाम से जानते हैं और पटना के पास ही एक जगह है दोस्तों कुम्भहार, और इसी कुम्भहार से हमें प्राप्त होता है
चंद्रगुप्त मौर्य का काष्ठ से बना महल। किसका महल दोस्तों? चंद्रगुप्त का काष्ठ से बना महल या उसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो पाटलिपुत्र जो ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र ही इसमें सही विकल्प माना जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र जो हिस्सा है वो 16 महाजनपदों का है। किसका हिस्सा है दोस्तों? 16 महाजनपदों का है। इसका हड़प्पा घाटी सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, कानपुर में विद्रोह की बात जहां तक है उसमें पहले यह समझ लेना जरूरी होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई है वो किन कारणों को लेकर के हुई है, और इन कारणों को दोस्तों राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तात्कालिक तथा सैन्य कारणों में वर्गीकृत किया गया है। इन कारणों में 1857 की क्रांति के बारे में जैसा कि आपको पता है, इसे इंडियन म्यूटिनी की संज्ञा दी जाती है, यानी इसे प्रथम विद्रोह कहा जाता है, जो लंबे समय से चले आ रहे ब्रिटिश शोषण की एक तरह से प्रतिक्रिया मानी जाएगी भारतीयों के द्वारा। और उस समय अगर नाना साहब की बात करें, तात्या टोपे, झांसी की रानी और बेगम हजरत महल, तो दोस्तों बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ से, झांसी की रानी ने झांसी से ही नेतृत्व किया था, और तात्या टोपे तथा नाना साहब में से अगर नाना साहब की बात करें दोस्तों, तो नाना साहब बाजीराव पेशवा द्वितीय के पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, और इनकी पेंशन समाप्त कर दी गई, जिसके बाद उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए कानपुर भेज दिया गया, और वहीं पर उन्होंने तात्या टोपे की मदद से जो है नेतृत्व किया था। तो सही आंसर माना जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ध्यान दें दोस्तों, अनुच्छेद 356 इस बात की पुष्टि करता है, यानी 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का जिक्र होता है, और ऐसा तब होता है जब किसी राज्य की विधायी व्यवस्था विफल हो जाती है। क्या होता है दोस्तों? जब राज्य की विधायी व्यवस्था विफल हो जाती है तो उस स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जाती है। जबकि अनुच्छेद 360 की अगर बात करें तो यह वित्तीय आपातकाल की बात करता है दोस्तों, और अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल का कभी कोई वर्णन नहीं मिलता, कभी इसे आरोपित करने की जरूरत नहीं पड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का उल्लेख किया गया? दोस्तों पहले समझ लेना जरूरी होगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का जो वर्णन है दोस्तों, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 20 में दिया गया है, और इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दंड प्राप्त करने का भागी हो जो उस समय अपराध नहीं था, तो उस व्यक्ति को दंडित करना संभव नहीं होगा। यानी आपने अतीत में कोई अपराध किया हो जो वर्तमान में फिलहाल अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन जब आपने उसे कमिट किया था उस कार्य को, तब वो अपराध नहीं था, तो आपको उसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता, आपको उसके लिए किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। इसी व्यवस्था को दोस्तों भारतीय संविधान में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया गया था, और करीब 64 लाख रुपए की लागत इस पर आई थी। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए बैठकों की बात पूछी जाती है, तो याद रखिएगा इसके लिए कुल 3 बैठकों का आयोजन किया गया था। कितनी बैठकों का दोस्तों? 3 बैठकों का आयोजन किया गया था। और समितियों की बात करें तो इसमें कुल जो समितियां बनी थी उनकी संख्या 15 थी, यानी 15 समितियों के द्वारा इसे बनाया गया था। एक और बात, इसी के निर्माण के लिए दोस्तों संविधान सभा का जिक्र आता है, और हमारी संविधान सभा जो है इसका निर्माण किया गया था 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर। अगला सवाल, भारतीय संसद में धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सवाल पर ध्यान दीजिए दोस्तों, धन विधेयक के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि धन विधेयक का वर्णन किसके द्वारा होगा, या किस अनुच्छेद में भी इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, धन विधेयक केवल जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और संविधान का जो अनुच्छेद है वो संख्या 110 का हम वर्णन करेंगे कि अनुच्छेद संख्या 110 में इसका उल्लेख मिलता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक की पुष्टि करता है और इसे सदन में प्रस्तुत करता है। भारत की अगर संसदीय व्यवस्था की बात करें तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है दोस्तों, ये संसदीय व्यवस्था एक प्रकार की नकल है किस चीज का?
ये नकल है दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का। किसकी नकल है दोस्तों? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की नकल माना जाएगा इसे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द्वैध नागरिकता की अनुमति किस देश के संविधान द्वारा दी गई है? देखिए दोस्तों, डुअल सिटीजनशिप की बात करते हैं। ध्यान देने वाली बात कि द्वैध नागरिकता का मतलब यहां पर एक समय में दो देशों की नागरिकता से नहीं है, बल्कि ये उन देशों की बात कर रहे हैं जहां पर राज्य और संघ दोनों की नागरिकता व्यक्ति को एक साथ प्राप्त होती है। यानी व्यक्ति उस देश का भी नागरिक है और संबंधित जिस राज्य में वो रहता है वो वहां का भी नागरिक माना जाता है। भारत में यह संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो राज्यों का संघ है, यानी इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसे में राज्य यहां पर स्वतंत्र नहीं है, स्वायत्त नहीं है अपने स्तर पर संविधान में कोई परिवर्तन करने या ऐसा कोई प्रस्ताव लाने के लिए। तो इसका मतलब है भारत तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। सही बात और सही जवाब अगर यहां दिया जाए दोस्तों तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि यूएसए जो है वो द्वैध नागरिकता की बात करता है। फिलहाल वर्तमान में नागरिकता को लेकर के आपको याद होगा दोस्तों, एक कानून है सीएए और एनआरसी, इन दोनों के बारे में याद रखें, इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। सीएए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम है, और एनआरसी जो है ये नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप की बात करता है। यानी ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चीन की बात करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि चीन जो है वो एक साम्यवादी देश है दोस्तों, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और वहां पर बहुदलीय प्रणाली जैसी कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट सवाल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूछ रहा है कि किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, मूल रूप से उन कर्तव्यों को वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। 1976 में इन कर्तव्यों को जोड़ा गया हमारे संविधान में। किस संशोधन द्वारा? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। एक और बात दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन को हमारे देश में लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है दोस्तों? लघु संविधान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इस लघु संविधान का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि इसने संविधान के पूरे स्वरूप में बड़े स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। एक और बात यहां कि मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों है, तो याद रखिए कि बिना कर्तव्यों को मिलने वाले अधिकार, यानी अगर आपके पास कर्तव्य ना हो केवल अधिकार आपको दे दिए जाएं तो उन अधिकारों के निरंकुश होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में यह आवश्यकता हो जाती है कि संतुलन का जो सिद्धांत हमारे संविधान में वर्णित है उसी संतुलनकारी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। पर एक और बात दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन न करने की स्थिति में न्यायपालिका के समक्ष जवाबदेह नहीं है। और जिस तरह से संविधान में यह काम किया गया है व्यक्तियों के लिए, वैसे ही दोस्तों सरकारों के लिए भी, जहां सरकार को विधायिका में अधिकार प्राप्त हैं, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि उन्हें डीपीएसपी के माध्यम से उनके लिए कर्तव्य भी सुनिश्चित कर दिए गए हैं। अगला सवाल आपके सामने, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन से उपाय की जरूरत नहीं होती है? ध्यान दीजिए दोस्तों, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की बात हो रही है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है सीधे तौर पर यहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस चीज के बारे में दोस्तों? मुद्रा के मूल्य में होने वाली वृद्धि। यानी कि एक तरह से मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि से। ठीक है, मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि से इसका सीधा संबंध होता है, और सामान्य अर्थों में इसे आम लोग जिस तरह से समझते हैं वो चीज होती है दोस्तों महंगाई। ठीक है, तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम जो नीतियां अपनाते हैं उसमें ये जो तीन नीतियां आपके सामने हैं वो तीन नीतियां, राजकोषीय नीतियां, आय नीति और विदेशी निवेश नीति, ये तीनों दोस्तों सरकार के अधीन होती है। लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए जो मौद्रिक नीति की बात आ रही है, ध्यान दीजिएगा कि मौद्रिक नीतियों का जो प्रबंधन किया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय
नहीं है। तो एग्जैक्टली दोनों तरह के उपाय इसके लिए फिलहाल सही हैं, लेकिन मौद्रिक नीतियों का प्रबंधन जहां रिजर्व बैंक करता है, वहीं राजकोषीय नीतियों का और अन्य का प्रबंधन जो है वो सरकार के अधीन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया। दोस्तों, वर्ष 1950 से लेकर के 1980 के बीच जब भारत की विकास दर वार्षिक रूप से 3.2% की थी, यानी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी हमारी 3.2%, उस दौरान भारत में सबसे अधिक संख्या में जो जातियां निवास करती थी वो हिंदू जातियां थी, और उस समय अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो वो माइनॉरिटी थे, यानी मुस्लिम जो थे वो माइनॉरिटीज थी। तो ऐसे में देश में सबसे ज्यादा डिमांड एंड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई में सबसे बड़ी जो भूमिका हुआ करती होगी उस समय वो रही होगी हिंदू वर्ग की, और इसलिए उस दौरान इस 3.2% के ग्रोथ रेट को दोस्तों कहा जाता है हिंदू ग्रोथ रेट। और ये देने वाले व्यक्ति योजना आयोग के सदस्य थे जिनका नाम था राजकृष्ण। दोस्तों, अमर्त्य सेन ये भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं, जबकि मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला नाम दोस्तों स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्टैगफ्लेशन को और आसान अगर किया जाए तो इसे स्टेगफ्लेशन भी कहा जाता है, और या कहीं कहीं इसे स्टेफ्लेशन भी कहते हैं, ध्यान देना है। तो दोनों नामों से हम इसको जानते हैं दोस्तों, और ये स्थिति वो होती है जब हमारे देश में अर्थव्यवस्था में महंगाई के साथ साथ एक और चीज हो, और वो चीज होती है बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था के लिए दोस्तों इस कंडीशन को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, यानी अगर इसका सही ऑप्शन दिया जाए कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन बनता है दोस्तों ए, यानी उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति। क्योंकि ऐसे में न तो रोजगार के नए अवसर सृजित हो पाते हैं और न ही वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है, जिससे आदमी का उपभोग जो स्तर होता है वो लगातार गिरता चला जाता है। अगली चीज दोस्तों, रोजगार गारंटी योजना की बात हो रही है। रोजगार गारंटी योजना को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। रोजगार गारंटी कानून की बात हो रही है। अब रोजगार गारंटी कानूनों में जो सबसे चर्चित नाम हम लोग जानते हैं दोस्तों, वो आप जानते होंगे, वो कानून है दोस्तों मनरेगा का। कौन सा कानून है दोस्तों? मनरेगा का। और मनरेगा के जरिए दो समस्याओं पर एक साथ आघात किया गया दोस्तों, गरीबी पर भी और बेरोजगारी पर भी। गरीबी को दूर करने के लिए हमारी 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजनाओं का नाम तो लिया जाता है, लेकिन बेरोजगारी को केंद्र में रख करके कभी भी कोई योजना डायरेक्टली नहीं बनाई गई, या बेरोजगारी हमेशा ही सरकारी नीतियों में एक तरह से प्राथमिकता सूची से बाहर रहा है। और इसका परिणाम है इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम बनाए गए, और मनरेगा कार्यक्रम दोस्तों मूल रूप से इसे संवैधानिक दर्जा मिला वर्ष 2005 में। अगला सवाल, भारत सरकार का कौन सा विभाग प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्सेस की बात करता है? दोस्तों ध्यान दीजिए, इस संस्था को हम लोग सीबीडीटी के नाम से जानते हैं, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का भी नाम दिया जाता है। यानी सीबीडीटी जो है दोस्तों वो प्रत्यक्ष कर संग्रहण से संबंधित कामों को या नियमों को रेगुलेट करने का काम करती है। यानी इसका जो रेगुलेशन है वो मूल रूप से सीबीडीटी के द्वारा किया जाता है। जबकि अगर सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर बाजार को विनियमित करती है। आरबीआई जो है वो आपका क्या है दोस्तों? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि भारत सरकार का भी बैंक है और बैंकों का भी बैंक माना जाता है। कौन सी नदी अंतःस्थलीय बहाव नदी की बात हो रही दोस्तों? अंतःस्थलीय का मतलब है जो एक तरह से मैदानी इलाकों में प्रवाहित होती है और मैदानी इलाकों से बाहर नहीं निकल पाती है। खास करके राजस्थान की हम बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि उसी मरुस्थल में प्रवाहित होती है और मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसी नदियों को जो मैदानी इलाकों में ही प्रवाहित होते हैं और वहीं पर वो समाप्त भी हो जाते हैं, उन्हीं को अंतःस्थलीय बहाव नदी या इनलैंड ड्रेनेज रिवर के तौर पर जाना जाता है। तो याद रखिए, लूनी नदी की बात हो रही है। लूनी नदी किस राज्य में पड़ती है दोस्तों? तो लूनी नदी जो है वो राजस्थान में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर में स्थित नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, रिंग ऑफ फायर का मतलब है, इसी को हम लोग एक्चुअल में परिप्रशांत क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये वो क्षेत्र है दोस्तों जो
न केवल ज्वालामुखी की सक्रियता की दृष्टि से बल्कि भूकंपीय गतिविधियों की दृष्टि से भी सर्वाधिक संवेदनशील है। करीब 60% से ज्यादा भूकंप यहां आते हैं और लगभग 73% ज्वालामुखी भी इसी वलय में मौजूद हैं, जो कि मूल रूप से अगर हम इसके मैप कह दें तो इस सर्किल में जो इलाका है यहां पर यही पूरा रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा आपका ज्वालामुखी महासागर की रिंग ऑफ फायर में नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, मूल रूप से अफ्रीका में स्थित बात करेंगे माउंट किलिमंजारो की, तो माउंट किलिमंजारो जो है आपका इसी के बारे में कहा जाएगा कि ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली ये स्थित है आपका अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन है और आप जानते होंगे कि 97% जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है, जबकि सिर्फ 3% जल की बात करें तो सिर्फ 3% जल ही आपको दिखाई देता है। कहां पर? या तो नदियों में दिखेगा, झीलों में दिखेगा, या फिर ये आपको ग्लेशियर में दिखाई दे सकता है। तो ये 3 ऑप्शन जो आपको मिल रहे हैं, ये केवल 3% जल की बात हो रही है, बाकी शेष 97% जो जल है वो आपका पूरी तरह से महासागरों में है और ये पीने योग्य नहीं है। एक और बात यहां पर दोस्तों, वाटर डिसैलिनेशन का जिक्र करना जरूरी होगा। डिसैलिनेशन का मतलब होता है पानी में मौजूद नमक को समाप्त करके उसे पीने लायक पानी में बदलना, और इसी के लिए दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में तमिलनाडु में दोस्तों भारत का पहला रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम से डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित किया गया है, जहां हर दिन 50 लाख लीटर समुद्री जल को पीने लायक पानी में बदला जाता है। दोस्तों पीने लायक पानी को लेकर के समस्याएं फिलहाल लगातार बढ़ रही हैं। और दूसरी बात, अभी रिसेंटली हम लोगों ने 22 मार्च को जल दिवस का आयोजन किया था। हालांकि भारत में पहले से ही कैच द रेन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि इसके जरिए जल संरक्षण किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इन समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सके। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में शुष्क पर्णपाती वनों की बात हो रही है। शुष्क पर्णपाती वन जो हैं वो पूछ रहा है कि कहां अधिक पाए जाते हैं। दोस्तों जहां की जलवायु शुष्क होगी निश्चित तौर पर वहीं पर इस तरह के पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और भारत में अगर हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो वो संभव नहीं है, पश्चिमी घाट की बात करें तो संभव नहीं है, गंगा के मैदान की बात करें तो ये तीनों क्षेत्र जो है वो बायोडायवर्सिटी के मामले में सबसे संपन्न इलाके माने जाते हैं। तो बचता आपके पास दोस्तों केवल एक इलाका है और वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्योंकि इन क्षेत्रों की जो जलवायु है वो काफी शुष्क है और इसीलिए यहां पर आपको शुष्क पर्णपाती वनों की मौजूदगी देखने को मिलती है। अंत में दोस्तों सवाल है आपके पास ग्रेट बैरियर रीफ का। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये एक प्रकार की प्रवाल भित्ति है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के तौर पर जाना जाता है, यानी कि ये एक लार्जेस्ट कोरल रीफ है। दूसरी बात दोस्तों कि ये स्थित कहां है, तो याद रखिए ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसकी सबसे बड़ी खास बात कि बहुत सारे प्रकार के मरीन बायोडायवर्सिटी का न केवल आवास है बल्कि धीरे धीरे अगर देखा जाए तो मरीन इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए काफी सहायक माने जाने वाले इन ग्रेट बैरियर रीफ को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कारकों में समुद्र का बढ़ता तापमान, बढ़ती लवणता, साथ ही साथ आपका जो है समुद्र में गंदगी की मात्रा या नदियों के साथ बहाकर लाए गए ढेर सारे मलबे का इन पर जमा हो जाना इनके विलुप्त होने का बहुत बड़ा कारण है। एक और बात दोस्तों कि ये बनते हैं दोस्तों मूलतः फोरामिनिफेरा और इकाइनोडर्मेटा, नाम सुना होगा आपने दोनों दोस्तों। तो फोरामिनिफेरा और इकाइनोडर्म नाम के 2 प्रजातियों से मिलकर बनने वाली एक प्रजाति है जो कैल्शियम का निक्षेप बनाती है और यही कैल्शियम वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और यही कैल्शियम कार्बोनेट कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा और अगर हाँ तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अब हम लोग हर दिन आपसे मिलेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण और परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो बने रहिए मेरे यानी अभिनव श्रीवास्तव के साथ माध्यम आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अगली मुलाकात तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं, नमस्कार।